शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का सरलीकरण में प्रश्न पत्र 4 है। में प्रश्न संख्या 1 है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1844 में जॉर्ज विलियम के द्वारा स्थापना ब्रिटेन में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को ईसाई के धर्म के प्रति जागरूक करना। उस समय वहाँ पे नवयुवकों में बाइबिल पढ़ाया जाता था। बाद में ये संस्था जो है शारीरिक शिक्षा के लिए में विशेष योगदान दिया और भारत में इस संस्था की स्थापना 1920 में HC बक द्वारा मद्रास चेन्नई में की गई और यहाँ से भारत में एक शारीरिक शिक्षा का नया युग शुरू हुआ, जिसके कारण HC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखते हैं। 1914 अमरावती में ही वैद्य बंधुओं के द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें अनेकों प्रकार के व्यायाम एक्सरसाइज कराए जाते थे, जैसे गदा घुमाना, मल्ल युद्ध, कुश्ती आदि क्रियाएं होती थी। और ऑप्शन सी है 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी और 1924 में भारत ने ये 8वां ओलंपिक आयोजित पेरिस में हुआ था, जहां भारत ने दूसरी बार अनआधिकारिक तौर पर 7 खिलाड़ियों के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टीम के पूरी खर्चा दोराबजी टाटा के माध्यम से पूर्ति की जाती थी। और 1920 में YMCA की स्थापना चेन्नई मद्रास में की गई थी। प्रश्न 2 है, दिया गया है ABCD, इसको ऑप्शनल एक क्रम से व्यवस्थित करना है, जैसे SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना देश में खेलों को प्रोत्साहन देने और खिलाड़ी को लक्ष्य से एक खेल सोसाइटी का गठन सन 1984 को किया गया था। यानी साई की गठन स्थापना 1984 में की गई थी। अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत 1953 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय एक अमृत कौर जो बैडमिंटन टेनिस खिलाड़ी थी उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और उस समय भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी। तो उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अमृता कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत की थी, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में की गई। इसका कारण था जब 1958 में तीसरे एशियाई खेल में भारत पाकिस्तान से हॉकी में हारा और अपना पदक गंवाया। उसके बाद भारत में एक बहुत विचार होने लगे और खेलों को लेके नई स्कीमें ढूंढे जाने लगे प्रशिक्षकों की व्यवस्था के लिए। तो 1958 में ही एक एडहॉक कमेटी महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई और उसने अपने भारत सरकार को 1960 में रिपोर्ट सौंपी और जिसके सुझाव से 1961 में NIS का गठन हुआ। बाद में NIS 1973 में आकर NSNIS हो गया। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना लगा। एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन की स्थापना सन 1959-60 में की गई थी।
ये ताराचंद कमेटी के निर्देश से एक एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन की स्थापना 1959-60 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो साई की स्थापना 1984 में आता है, अमृता कौर कोचिंग स्कीम 1953 में, NIS 1961 में और एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन 1959-60 में। तो इसमें सबसे पहले अमृता कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना हुई जो 1953 में हुआ था। तो ऑप्शन बी और डी में बी पहले है। उसके बाद स्थापना होता है एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, ऑप्शन डी में है। फिर NIS की स्थापना 1961 में होती है, सी, और साई की स्थापना 1984 में होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता है। यानी कि जैसे मोटिवेटेड तौर पर अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर दे रहे हैं या वो हमारी योग्यता को देखकर कोई काम करता है, तो वहाँ पे हम किसी बल का बिना प्रयोग किए है वो व्यक्ति कार्य करता है। तो योग्यता क्या है जिसको देखकर वो व्यक्ति काम कर ले। तो इसमें ऑप्शन डी है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग एक क्रमबद्ध शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें कोच या प्रशिक्षक जो होता है एक सिद्धांत के तहत एक क्रमबद्ध प्रक्रिया बनाता है किसी भी खेल का खिलाड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए, और खिलाड़ी उस क्रमबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण करता है। जैसे अगर हम इस सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें एक कोच द्वारा, एक प्रशिक्षक द्वारा 6 से 10 स्टेशनों बनाकर उसमें प्रत्येक स्टेशन पर क्रमबद्ध रूप से एक एक्सरसाइज सेट करते हैं। तो वो एक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। जब उसी एक्सरसाइज को हम खिलाड़ी से करवाते हैं तो यानी कि प्रशिक्षण देने का जो तरीका होता है कोच का, वो अधिशिक्षा कहलाता है। और नेतृत्व एक गुण है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति एक समूह का या एक संस्था का नेतृत्व यानी कि नेतृत्व करता है, यानी कि उसको आगे चलाता है। जिसमें एक जो नेतृत्व करता होता है उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, पारदर्शिता, एक समयनिष्ठ होना आवश्यक होता है, कार्यकुशल हो, किसी भी कार्य को आसानी से कर ले, उसमें एक निर्णय लेने की क्षमता हो, आदि गुण होने चाहिए। बहुत से गुण इसमें शामिल होते हैं। और निर्णय जो होता है नेतृत्व का एक गुण होता है। तब हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर नेतृत्व होता है, क्योंकि एक नेतृत्व के माध्यम से ही हम कोई बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता मिलती है। नेतृत्व से एक अच्छा नेतृत्व से एक व्यक्ति प्रभावित होता है और मोटिवेट होता है, और उसे एक बल मिलता है जिसके माध्यम से वो कार्य कर लेता है। प्रश्न संख्या 4, आदर्शवाद का जनक कौन है? आदर्शवाद एक दर्शन शास्त्र का भाग है जिसको अगर एक शब्द में अगर हम इसको बात करें
तो हमारा विचार ही हमारा एक आदर्श है, और जब हम उसी राह पे चलते हैं तो हमारा एक आदर्शवाद बनता है। ठीक। आदर्शवाद जो है का अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म है, जो आइडिया से बना है, और आइडिया शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज से होती है। और इसमें जो होता है ये आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं, आध्यात्म को स्वीकार करता है, जिसमें मुख्य रूप से अनुभूति खुशी महसूस होता है। ठीक। दर्शन जिसके द्वारा सत्य यानी कि यथार्थ तत्व की जो अनुभूति होती है, सत्य की अनुभूति होती है, वही दर्शन कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, तत्व मीमांस, ज्ञान मीमांस और आचार मीमांस। तो जो दर्शन का तत्व मीमांस है वो कहता है, वो किसी भी व्यक्ति, चीज या दर्शन हो, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। ज्ञान मीमांसा जो है किसी भी दर्शन, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ये दर्शन, उसकी दर्शन का ज्ञान क्या है, उसका तर्क क्या है, बुद्धि का प्रयोग उसमें क्या किया गया है, उसकी सत्य असत्य क्या है, उसकी खोज करता है। और आचार मीमांसा जो है उस दर्शन की सही गलत, उचित अनुचित का पता लगाता है। तो आदर्शवाद का जो विचार था वो विचारवादी सत्ता या प्रवृत्ति को स्वीकार करता था, यानी कि हमारा जो विचार है वही हमारा आदर्श है, उसी को आदर्श माना जाता था। इसमें कहा गया कि इसमें सत्य वही होगा जो विचार केंद्रित सत्ता पर आधारित होगी, यानी कि जो हमारा विचार है, जो कह रहे हैं वही सत्य है। और ये इसमें ये इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को सत्य नहीं माना जाता था, और इसमें आत्मा को श्रेष्ठ माना जाता है। इसका उद्देश्य था कि अंतिम सत्ता जो होती है, अंतिम सत्य या प्राप्ति जो है वो आध्यात्मिकता को प्राप्त करना होता है, जिसके माध्यम से अनेकता में एकता की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन डी, प्लेटो जो है आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। अब प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, और प्लेटो ने अपना एक अकादमी नामक स्कूल की स्थापना भी की थी। और प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु हैं, उन्होंने एक यथार्थवाद दर्शन प्रकाशित किया था। यथार्थवाद यथार्थवाद के अगर बारे में जाने तो वाद को 3 भागों में जब बांटते हैं, यानी यथार्थ, अर्थ और वाद। वाद का मतलब होता है वस्तु, अर्थ का मतलब होता है अर्थ, यथार्थ मतलब जैसे, मतलब जो वस्तु जैसे है उसी रूप में उसे स्वीकार करना ही यथार्थ। क्योंकि जो वस्तु जिस रूप में, जैसे एक बुक है, किताब है, तो हमें दिख रहा है कि वो किताब है, उस किताब के रूप में है, तो उसको किताब स्वीकार करना ही सत्य है, यही यथार्थवाद है। इसमें क्या है कि किसी भी वस्तु की सत्ता को इसमें जब वस्तु है, जो जगत, अर्थात जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, महसूस करती है, उसे हम मानते हैं कि वो चीज़ है। जैसे किताब दिखाई देती है तो उसको किताब मानेंगे, कलम दिखाई देती है कलम मानेंगे। यानी इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं वही सत्य मानी जाती हैं यथार्थवाद में। अरस्तु को पेशीय विज्ञान का जनक भी, यानी किन्सियोलॉजी का जनक भी कहा जाता था। और उसने लाइजियम नामक विद्यालय की स्थापना की थी। और इनकी लेजियम एक जो एक्सरसाइज की वस्तु है उसकी खोजकर्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है। रूसो एक प्रकृतिवाद दर्शन के प्रतिपादक थे, और उनका कहना था कि प्रत्येक वस्तु जो होती है
प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। इसका जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद दर्शन की जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से वास्तविकता को मानता है। ये न तो जो प्रकृतिवाद है उन वो न तो वस्तु जगत को मानता है, न तो विचार जगत को मानता है, सिर्फ वो प्राकृतिक जगत को मानता है और कहता है कि जो चीज़ें यहाँ उत्पन्न होती है उसी में वो खत्म हो जाती हैं। अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि क्या है? मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि क्या है? ऑप्शन डी है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण यानी कि आत्म मतलब मन, यानी कि स्वयं को निरीक्षण, स्वयं मन मतलब स्वयं को, और निरीक्षण का मतलब होता है स्वयं जानना, अर्थात स्वयं के बारे में जानना ही एक आत्मनिरीक्षण होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति को कहें कि दूसरे व्यक्ति के बारे में बताइए, तो व्यक्ति उस व्यक्ति का निरीक्षण या अवलोकन करके बहुत कुछ उसके बारे में बता देता है, परंतु जब उसको स्वयं के बारे में अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाता। परंतु जब वो स्वयं के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, गुण दोष विचारों आदि को जानता है और वो बताता है खुद के बारे में, तब वो आत्मनिरीक्षण उसको कहा जाता है। यानी खुद के बारे में वो निरीक्षण करता है, अध्ययन करता है। व्यक्ति अध्ययन क्या है? एक गहरी अध्ययन की पद्धति है जिसमें किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण गहन अध्ययन का प्रयास किया जाता है। एक प्रकार के सामाजिक शोध रिसर्च है जिसमें किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, संस्था का या समुदाय के बारे में गहन अध्ययन करना ही व्यक्तित्व अध्ययन कहलाता है। और अवलोकन, अवलोकन एक प्रकार ऐसी किसी भी निरीक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच कोई संबंध या लगाव नहीं होता। जैसे अगर हम मार्च डेमोन्स्ट्रेशन का उदाहरण दें तो जो हमारा प्रशिक्षक होता है, निरीक्षक होता है, दूर से ही हमारी गतिविधियों को देखता है, समझता है, अवलोकित करता है और उसके हिसाब से ही हमारा मूल्यांकन करता है। वो अवलोकन प्रक्रिया होती है। प्रयोगात्मक प्रक्रिया क्या है? प्रयोगात्मक प्रक्रिया क्या है? मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि जो होती है, मनोविज्ञान में सर्वाधिक जो उद्देश्यात्मक विधि मानी जाती है वो होती है प्रयोगात्मक विधि। क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार पर ही शोध होता है या प्रयोग होता है, जिससे उसका उद्देश्य पूरा होता है। कहने का मतलब है मनोविज्ञान एक प्रकार का, इस प्रकार का विज्ञान है जिसमें मानव के व्यवहार पर ही अध्ययन किया जाता है और उस प्रयोग से उस व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करता है। प्रश्न संख्या 6 है, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम सीखने का नियम कहा जाता है। अभ्यास का नियम, तैराकी का नियम, प्रभाव का नियम, संबंध का नियम। संबंध का इसमें कोई नियम नहीं। प्रभाव का नियम, इसको लॉ ऑफ इफेक्ट के रूप में भी जानते हैं। अर्थात जब हम कोई कार्य सीखते हैं, तब उस कार्य से हम प्रभावित होते हैं, यानी कि उसका प्रभाव जब देखा जाए, अगर जिससे हमारे को सुखी मिलती है, खुशी मिलती है, संतुष्टि होती है, तब हम उस काम को करना जारी रखते हैं और जिससे हम उस चीज़ को सीखने में और मदद मिलती है। अगर उस काम से हमें असंतोष या दुख पैदा होता है तो उस काम को हम सीख देते हैं, छोड़ देते हैं और
उससे हम कुछ सीखते नहीं, उससे हमें कुछ सफलता या प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। और लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तैयारी का नियम, अर्थात जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं तो उस कार्य को हम सीख लेते हैं, लेकिन जिस कार्य को हम सीखने के लिए तैयार नहीं रहते उसको हम सीख नहीं पाते। मतलब यदि कोई छात्र अगर मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करके अगर जो भी बुक पढ़ता है तो वो उस चीज़ को सीख पाता है, समझ पाता है। लेकिन जब उसकी जो मेंटल सेटअप है अगर वो सेट नहीं रहती तो वो चीज़ें वो सीख नहीं पाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको यूज और अनयूज, डिसयूज, उपयोग और अनुप्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या सीख लेते हैं तो अगर उसका बार बार हम उपयोग या प्रयोग या पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, बराबर पुनरावृत्ति जब करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती उपयोग का नियम, जिससे वो चीज़ें हमारे लिए हमेशा के लिए सीख लेते हैं, वो कभी भूल नहीं पाते और लंबे अवधि तक स्मरण रहता है हमको। लेकिन जब कोई चीज़ हम सीखते हैं या सीख लिए हैं और उस सिखलाई का प्रयोग हम नहीं करते तो वो कुछ समय बाद भूलने लगता है और हमें कुछ समय बाद अगर वो छोड़ देते हैं सीखना तो चीज़ें हमें भूल जाती है पूरी तरह से और उसके बारे में कुछ अता पता नहीं रहता। तो इस अभ्यास के नियम को ही उपयोग और अनुपयोग के नियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, लीवर में कौन सा द्रव बनता है? पित्तरस, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, तरल ग्लाइकोजन। लीवर में एक पित्तरस जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं बनता है और स्रावित होता है। चूँकि लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें से बाइल या पित्त जूस स्रावित होता है और यह जो उसके पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है। पित्तरस का जो रंग होता है वो हरा होता है, उसका कारण होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है एक प्रकार का वर्णक यानी पिगमेंट है। अगर पिगमेंट की बात करें तो एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हर रंग के लिए अपना अलग अलग प्रकृति का होता है। अर्थात अगर अगर मान लें कि पिगमेंट हमारा नीले रंग के लिए है तो उस पर और भी प्रकार की जो रंग पड़ेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और संबंधित रंग को ही रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है। तो बिलिरुबिन के कारण उसका रंग हरा होता है, क्योंकि बिलिरुबिन जो पिगमेंट है ये वर्णक यानी कि पिगमेंट है वो हरे रंग का होता है, जिसके कारण पित्त रस हमें हरा दिखता है। और बिलिरुबिन का निर्माण लीवर में ही हीमोग्लोबिन से होता है। मतलब सेल्स में जो ब्लड से हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है जब उसका पाचन पूरा नहीं होता या कुछ अपच रह जाता है, कुछ हिस्सा पच नहीं पाता तो वो जब वो लीवर में आता है तो वो लीवर में ही बिलिरुबिन में बदल जाता है। तरल ग्लाइकोजन, जब हम कुछ खाते पीते हैं तो वो शरीर में जाता है और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ये ग्लाइकोजन जो होते हैं ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा के रूप में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, चेहरे की बोन कहते हैं कि चेहरे में कुल 14 बोन होती हैं जिसमें से मैंडिबल और बोमर एक एक बोन होती हैं, बाकी मैक्जिला, नेजल, लैक्रियम, नसल, जाइगोमेटिक और पेंटाइल बोन दो दो होते हैं जोड़ी में। तो इसमें से अगर चित्र में भी देखा जाए तो मैक्जिला जो बोन है वो चेहरे के सभी बोन
से जुड़ी होती है तथा सभी बोन को जोड़ी रहती है। इसलिए इस मैक्सिला जो बोन है उसको हम चेहरे की बोन के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, RICE राइस पद्धति में आइस का प्रयोग करती है। मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिकल से प्रश्न है, स्पोर्ट मेडिसिन से प्रश्न है। तो आइस का प्रयोग हम कब करते हैं? चोट से पहले, चोट के बाद, कट जाने पर, सभी स्थिति में। आइस का प्रयोग हम चोट के बाद ही करते हैं और उसकी स्थिति ये होनी चाहिए कि वो चोट जो लगा है वो न तो छिला होना चाहिए न तो कटा होना चाहिए, उससे हमें संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। और आइस का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब हमारी मांसपेशियों में चोट आती है तो वहाँ की जो शिराएँ होती है वो फट जाती हैं, जिसमें से ब्लड मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है और स्वेलिंग आती है। तो इसी स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए जब हम आइस का प्रयोग करते हैं तो जो नसों का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो ठंडा होकर संकुचित यानी उसमें संकुचन होने लगता है और जो शिराएँ होती हैं उसका वो बंद हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लीडिंग मांसपेशियों में होना बंद हो जाता है और हमारा आइसोलेशन जो है वो जो सूजन होने की संभावना रहती है वो ख़त्म हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, कोशिका के किस भाग को यंत्र की संज्ञा दी जाती है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी यूनिट या इकाई जिसको हम कोशिका कहते हैं, और कोशिका के ग्रुप से हमें ऊतक का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तारक और गाल्गी ये तीनों कोशिका के भाग है। हृदय एक शरीर का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा घर कहते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करती है। तारक काय को हम अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं, और जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसमें सेंट्रोसोम नहीं, तारक काय नहीं पाया जाता है। और ये सेंट्रोसोम जो होते हैं कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सामान्यतः कोशिका केंद्र के पास ही स्थित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, वो थे गोल्गी का। इसको हम गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी यंत्र के रूप में भी जानते हैं। इसकी रासायनिक रचना में लाइपोप्रोटीन बहुत अधिक होता है तथा जब शरीर में जो भी वायरस या कोई भी अन्य वेस्ट मटेरियल कोशिका में होता है तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लिया यानी भक्षण करती है। इसके बाद उसको कोशिका कला तक लेके जाती है और उनको छोड़ देती है, कोशिका के बाहर छोड़ देती है। इसलिए इसको हम एक यंत्र के रूप में भी जानते हैं। आज आप लोग से फिर से विनती है कि आप मेरे जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर भी करें और वीडियो को पे लाइक बटन को भी क्लिक करें। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।